हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, इधर देखो इधर देखो। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा सेट्स को फटाफट पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि सेट्स क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया, कोई भी चीज का ग्रुप हो गया। बट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऐसा होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर आइटम या ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हमने कहा जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए ई आई ओ यू ही इसको बिलोंग करेंगे, बाकी कोई भी इसके अंदर कॉन्सोनेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा, बाकी कोई अल्फ़ाबेट। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या आप कर सकते हैं उसको वेरीफाई कि अच्छा ये आपके पास में इंडिया की रिवर है या इंडिया की रिवर नहीं है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्या इन सब में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का पार्ट है या पर्टिकुलर आइटम इसका ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, कलेक्शन का पार्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कितने तरीके से सेट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है? दो तरीके से। एक तरीका क्या है आपके पास? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम? सारे आइटम्स को लिखते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। कैसे? सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर या रिपीटेशन का मैटर होता है? बताइए। ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करेगा। आप ऑर्डर चेंज कर दो, सेट सेम ही रहेगा। आप रिपीट कर दो किसी ऑब्जेक्ट को, तब भी सेट सेम ही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, ए ई आई ओ यू, इसमें मैं ए दो बार लिख दूं, सोचो आप, ए ई आई ओ यू, मैं इसमें ए दो बार लिख दूं, बताइए। अगर मैं इसमें ए दो बार लिख दूं तो क्या ये सेट सेम रहेगा? अगर मैं इसका ऑर्डरिंग चेंज कर दूं, यू ओ आई ई ए कर दूं, क्या तब भी ये सेट सेम रहेगा? यस। अच्छा, इसमें ए दो बार लिखा। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने रहेंगे? 5 या 6? अगर मैंने ए को दो बार रिपीट कर दिया होता, बाकी सब एक एक बार लिखे होते, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होते इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते? तब भी 5 ही रहेंगे। क्योंकि जब भी हमें कार्डिनल नंबर चेक करना होता है तो ऑलवेज हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ही काउंट करते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको काउंट नहीं करते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हमने कहा था इनको ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं और मेंबर्स कह सकते हैं। जनरली हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। और आपके पास में जो सेट का नाम होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का, अगर कोई भी आइटम कोई किसी सेट का एलिमेंट है तो हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। बट अगर इसमें बी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम कॉमन प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम करते क्या हैं? ध्यान से देखो, हम सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में हम करते क्या हैं? इसके अंदर हमने कहा था कि हम सारे आइटम्स को लिखने के बजाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स, हम सारे आइटम्स को लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को लिख देंगे। और वो एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसको सिर्फ कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे? जो इसके एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही सेटिस्फाई करेंगे, बाहर का कोई भी एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाहर का कोई भी एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इज मेंशन, जैसे कि हमने कहा एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? ए इज द सेट ऑफ, ये जो ब्रैकेट होता है इसको पढ़ते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जी हमने सब बेसिक चीजें पढ़ी थी। इसके बाद मैंने ये रिपीटेशन का बता दिया था कि ऑर्डर रिपीटेशन मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर दो सेम रहेंगे, रिपीटेशन कर दो तब भी सेट सेम रहेगा। अगली बात आई थी हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या तो फाई से या तो एम्प्टी ब्रेसेस से। लेकिन अगर आपने फाई के ऊपर ब्रेसेस लगा दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर ये फाई एलिमेंट बन गया। अगर फाई सिंपल नॉर्मली फाई लिखा हुआ है दैट मीन्स ये सेट है, एम्प्टी सेट। बट अगर ये ब्रैकेट के अंदर हो तो इसका मतलब फाई इस सेट का एलिमेंट बन गया, तो ये गलत हो जाएगी प्रेजेंटेशन, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। तो हमने कहा एम्प्टी सेट नल सेट हो गया अपने पास। नेक्स्ट सेट हमने क्या पढ़ा कि सेट्स दो तरीके के होते हैं, कुछ फाइनाइट सेट्स, कुछ इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट कौन से होंगे? अच्छा, एम्प्टी सेट हमेशा कौन सा सेट होता है? फाइनाइट, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। जीरो काउंटेबल है आपके पास में, तो हमने कहा था एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है। और ऐसा कोई सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, भले ही वो बहुत बड़ा नंबर हो बट वो काउंटेबल हो, है ना। बहुत बड़ा नंबर आए उससे प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट ये काउंटेबल तो है। तो हम जब काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो अगर वो काउंटेबल है, खत्म हो जाएगा, क्या फिक्स्ड नंबर आएगा कैलकुलेट कर कर, दैट इज फाइनाइट सेट। और जो कभी खत्म ही ना हो तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट, दैट इज विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डॉट 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 लगा देते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स को क्या हम रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए जरा, क्या सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं उनको तो हम लिख सकते हैं डॉट डॉट, 3-4 आइटम लिखे और फिर डॉट 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 लगा दी, 3 डॉट। लेकिन जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जैसे हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, सेट ऑफ होल नंबर्स पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, बट सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, क्या ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं? नहीं। रियल नंबर में तो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। 1.1 भी है, 1.11 भी है, 1.111 भी है, 1.01 भी है, तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा की हमारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने जस्ट बता दिया आपको। क्लियर? नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज सबसेट। मैंने आपको बताया था जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होता है, इसी तरीके से सेट और सबसेट है। सेट से छोटा दैट इज सबसेट। एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब कहेंगे? जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो ही जाकर हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल दिया आपके पास में, ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5। क्या इसके सारे एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं? यस। तो हमने इसके लिए यूज करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम सबसेट पढ़ते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन सी के साथ देखो 1 2 3 1 2 5, अच्छा इसमें 1 है क्या? यस। 2 है? यस। लेकिन 3 है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्लियर हुआ यहां तक? सबसेट क्लियर है। फिर मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं एक सेट के? 2 raised to power n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एग्जाम्पल भी करके दिखाया। अगर a है 1 2 3, तो इसके सबसेट बनाने का तरीका क्या रहेगा आपके पास? पहले सिंगल एलिमेंट के ऊपर, अच्छा सेट कब बनता है? एलिमेंट सेट कब बनता है? जब उस पर क्या लग रहा हो? एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग रहा हो। तो 1 के ऊपर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दो, 2 पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट, 3 पर पहले सिंगल, फिर 2 का पेयर 1 2 1 3, फिर 2 3, और फिर 3 का पेयर 1 2 3, और फिर एम्प्टी सेट। तो हमने कहा था 2 सेट, एक तो खुद सेट इटसेल्फ और एक एम्प्टी सेट। ये दो तो हमेशा किसी भी सेट के क्या होते हैं आपके पास में? सबसेट्स होते ही होते हैं। लेकिन एम्प्टी सबसेट की अगर मैं बात करूं आपसे, एम्प्टी सेट की बात करूं, तो एम्प्टी सेट के कितने सबसेट होते हैं ये बताओ? 1 सबसेट्स कितने होते हैं एम्प्टी सेट के? तो एलिमेंट कितने होते हैं एम्प्टी सेट में? 0। तो 2 raised to power 0 इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो आपने कहा कि एम्प्टी सेट में एक सबसेट होता है, उसके अलावा बाकी सारे सेट्स के अंदर कम से कम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहां पे एक सेट खुद और एक एम्प्टी सेट। इसके बाद हमने पढ़ा दैट इज सुपर सेट। हाँ जी, हाँ एक बार फिर बता देते हैं। सेट ए हुआ आपके पास 1 2 3 दे रखा था, इसके छोटे सेट बनाने हैं। सेट कब बनता है मैं आपको फिर बता रहा हूं। एलिमेंट कभी भी सेट तब बनेगा जैसा लिखा हुआ था उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट और लगा हुआ होना चाहिए। तो अगर 1 के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये सेट बन जाएगा, 2 के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये सेट बन जाएगा, 3 के ऊपर ये ब्रैकेट लगा दूं तो ये भी सेट बन जाएगा। अब सोचो, क्या 1 के इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं?
यस। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें? तो क्या ये तीनों सबसेट हो गए? क्या इसके 1 और 2 इसमें हैं? यस। क्या 1 और 3 भी इसमें है? क्या 2 और 3 भी इसमें है? क्या 1 2 3 भी इसमें है? क्या एम्प्टी सेट भी है? यस। तो एम्प्टी सेट तो हर किसी का होता ही है आपके पास। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अभी ऑनलाइन में आप बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे समझाइए, अगर कहीं पर कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला आ गया सुपर सेट। नेक्स्ट आ गया अपने पास सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या है? बड़ा सेट। तो जब ए बी का सबसेट हो और ए और बी बराबर ना हो तो उसी केस में बी को, जो बड़ा वाला सेट है उसको क्या कहेंगे? सुपर सेट, और जो छोटा वाला सेट है उसी को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। ये टर्म पढ़ी थी आपने, सबसेट के बजाय क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रॉपर सबसेट। जैसे when A is subset of B but B is not subset of A, then B is called superset of A. B को हम बड़े वाले सेट को कहेंगे सुपर सेट, और जो छोटा सेट होगा उसको कहेंगे हम प्रॉपर सबसेट। जैसे A है 1 2 3, B है 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ, क्या सेट A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? क्या सेट A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? यस। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन क्या ये A और B बराबर हैं? नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे B बड़ा सेट है, दैट इज सुपर सेट, A छोटा सेट है, सबसेट, लेकिन कैसा है? प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं बताइए? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये भी मैंने आपको कल लिखवा दिया था, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर आ गया इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जब दोनों के एलिमेंट, सेट A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, कहने का मतलब दोनों में एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। जैसे 1 2 3, 3 2 1 3 कुछ भी लिख दो, क्योंकि रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या? 1 2 3, यस। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या? 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है, यस। देयरफॉर A इक्वल्स टू B। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट, जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स जिस सेट में आ जाएं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने कहा था A और B, तो इस तरीके से आ गया आपके पास में A और B के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएं और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक। फिर हमने ऑपरेशंस पढ़े सेट्स के ऊपर। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब कम से कम एक में हो। अगर A यूनियन B निकाल रहे हैं तो आइदर वो A में है या वो B में है या वो दोनों में है ना? ऐसा आ जाएगा। तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। जैसे 1 2 3 2 4 5, तो 1 A में था आएगा, 2 A में है, 2 दोनों में है तो भी आएगा, 3 A में है आएगा, 4 और 5 सर B में है तो आएगा। मीन सब कुछ आ जाएगा। यूनियन का मतलब है टोटल कर दो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। 1 2 3 4 5। क्लियर? अच्छा, जब भी हम यूनियन करते हैं तो छोटा वाला सेट आता है या बड़ा वाला सेट आता है? यूनियन में हाँ, अगर एक सबसेट है दूसरे का तो कौन सा सेट आएगा? छोटा या बड़ा? बड़ा वाला सेट आएगा। इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा? कॉमन पार्ट। और कॉमन का मतलब क्या है? छोटा वाला पार्ट आएगा अगर सबसेट है तो। तो अपने पास आ गया A इंटरसेक्शन B, इसमें दोनों आएंगे, दोनों को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा एलिमेंट जो दोनों में है, जो A में भी है और B में भी है, जो दोनों में है, वो आपके पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। मैंने इसको वेन डायग्राम से भी आपको समझाया। मैंने कहा ये जो येलो पार्ट है ये तो क्या है? A इंटरसेक्शन B, कॉमन पार्ट। और जो ये ग्रीन से किया है शेड, ये क्या है? A यूनियन B। और इसके बाहर का जो ये टोटल ये जो रेक्टेंगल है, दिस इज यूनिवर्स। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? इसके बाहर का, जो ये शेडेड है इसके बाहर का एरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो A माइनस B का मतलब क्या है? वो A में तो हो लेकिन B में नहीं होना चाहिए, A में तो हो लेकिन वो B में नहीं होना चाहिए। तो X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, उसको बोलते हैं A माइनस B। B माइनस A का मतलब क्या होगा? X B में तो है लेकिन वो A में नहीं है, तो उसको बोल देंगे अपन X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको आपने मैंने उससे भी करके दिखाया था, वेन डायग्राम वगैरह से भी। A माइनस B निकाल के देखो, देखो A में तो हो लेकिन B में आपके पास नहीं होना चाहिए। देखो 2 जो है वो B में है
तो मैंने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ऐसे ही बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो इसमें देखो 2 है ऐसा, तो 2 को हटा दिया तो 4 5 आ गया। ठीक। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको छोड़कर बाकी सब, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी सेट का निकाल रहे हो कॉम्प्लीमेंट, वो आ जाएगा। फिर ये मैंने 2 आपको फॉर्मूलेस बताए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका रीजन बताया था कि जब अपन इसको ए और बी को ऐड कर रहे हैं, सोचो आप, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ऐड कर रहे हैं, तो जो ये कॉमन पार्ट है ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। और जब ये 3 की बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, प्लस जो तीनों का कॉमन पार्ट है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास में टोटल इसका जो था वो कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा मैंने आपको 1-2 बातें और समझाई थी इसके अंदर। जैसे हमने कहा था कि हम जीरो को कभी भी क्या नहीं लेंगे, ना तो पॉजिटिव लेंगे ना तो नेगेटिव लेंगे, दूसरा ना तो ओड लेंगे ना तो इवन लेंगे। एक तो ये बात लिखवाई थी, और कुछ लिखवाया था इसके अंदर, हाँ, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, और एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी बताया था, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस और एक डिसजॉइंट सेट्स बताया था कि ये भी आप लिख सकते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, आपके पास 5 हो, है ना। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं आपके पास में, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, आपके पास 5 हो, उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। और दूसरा आ गया था आपके पास, ज्वाइंट तो हो गया जिसमें इंटरसेक्शन आए, डिसजॉइंट हो गया जिसमें इंटरसेक्शन ना आए। और क्या बताया था, डिफरेंस, हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ भी बताया था। और एक सिस्टमेटिक वो बताया था, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस और डी मॉर्गन लॉ की बात आपने करी थी। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो, है ना, ये सारी चीज़ें ना रिवीजन करना जरूरी हो जाता है, तभी आपको रहेंगे क्वेश्चन। जब तक 2-3 बार नहीं करेंगे आप, तब तक आपको बात समझ में कम आएगी। तो ना, तो बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। 3 बार करने के बाद में, 2 से 3 बार करने के बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो, सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था एक सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बताओ। सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, ए ट्रायंगल बी, इस तरीके से लिखा था सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आता है ये, सिर्फ ओनली ए यूनियन ओनली बी, एक ये बात कर ली थी आपने, तो इसको भी लिख लो वहीं पर ही। एक डिसजॉइंट सेट्स की बात थी, तो ये लिख लिया करो ना सारे के सारे, ताकि हम जब रिवीजन करें तो ये सब हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, एम्प्टी सेट। और क्या बात लिखी थी, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक बनाया था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये याद किया था। एक आपको मैंने कार्डिनल नंबर, तो खैर आपको बात समझ में आ गई कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब क्या हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और वो जीरो वाली बात, और वो भी आपने लिख लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते उसको कभी भी, और ना ही उसको इवन और ओड लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है इसमें कहीं पर भी, तो वो मेरे से पूछ ले कि सर ये क्वेश्चन किया और इसमें डाउट था। इस एक्सरसाइज को एक बार फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। कभी भी ये ना सोचें पढ़ते टाइम कि ये तो मैंने कर लिया, मैं दोबारा क्यों करूँ, बात है ये, है ना। कभी भी आपको ये मन में ख्याल आना ही नहीं चाहिए। अगर ये आ रहा है आपके दिमाग में ख्याल कि हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा क्यों पढ़ें इसको, तो गलत बात है। ठीक, जितना टाइम है अभी उतना ज़्यादा रिपीट करिए। ठीक है, एक दिन में नहीं कह रहा 2 बार रिपीट करें, बट आज जो पढ़ा है उसको कल जरूर रिपीट कर लें,
कल टाइम है तो, है ना, एक दिन में तो ठीक है 24 आवर्स तो रहते हैं अपने पास। बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ कम समझ में आया ऑनलाइन में, आप लोग बता दीजिए। नहीं है किसी को कोई भी डाउट? चलूँ आगे? हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो समझो, कुछ नहीं है आपके पास। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये हुआ, ये दो सेट है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। तो ये अपने पास जो ये वाला जो सेट है ए माइनस बी, ये क्या हो गया, ए में से बी का पार्ट हटा दिया। और जो ये, अभी अब सही आवाज? ठीक है, देखो जरा, तो मैंने क्या बताया कि ये जो येलो पार्ट ये किया मैंने, ए में से बी का पार्ट हटा दिया, दिस इज ए माइनस बी ओनली ए। मैंने बी में से ए का पार्ट हटा दिया, दिस इज बी माइनस ए ओनली बी। और अगर मैं इन दोनों की यूनियन कर लूँ तो इसी को क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ये है इसका मतलब। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमें करना क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बस इससे ज़्यादा हमारा कुछ इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आपको समझ में आना चाहिए, ओनली ए यूनियन ओनली बी, तो ओनली ए प्लस ओनली बी, इन दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? आया समझ में? और कोई डाउट है तो बताइए। हाँ भाई, क्लियर? तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब एक बार अपन थोड़े क्वेश्चंस की बात और कर लेते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो जरा, आपके पास आ गया नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू 8। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा ऑप्शन आएगा, 5, दैट इज सी ऑप्शन। इसके बाद आ गया ए बी, देन ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अच्छा, कॉमन क्या है इन दोनों में से बताओ जरा, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब कैसे डिनोट करेंगे, क्या तो 5 से या तो एम्प्टी ब्रेसेस से। तो कौन सा इसमें ठीक होगा, एम्प्टी ब्रेसेस। ये गलत हो गया, ये भी गलत है, और ये तो होगा ही नहीं। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, द सेट दिस, यहाँ पे मतलब x की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, 0 से लेकर 5, लेकिन 0 और 5 नहीं डाल सकते, 0 और 5 के बीच में। x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5। और इन्होंने कहा कि x की क्या सिर्फ कौन सी वैल्यूज होंगी, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब सिर्फ इंटीजर से ही वैल्यू हो सकती है इसकी। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो 0 से 5 के बीच में कौन से इंटीजर आ गए, 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 1 2 3 4, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए आप, ये सेट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2x तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या 0 आंसर लाने के लिए क्या x की वैल्यू मुझे 0 डालनी पड़ेगी, लेकिन क्या यहाँ पर डाल रखी है, इक्वल्स टू कर रखा है इन्होंने, नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, इसमें डबल नहीं आएगा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 2 आ जाए, नहीं आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। कहाँ पर, हाँ 0 भी नहीं डाल पा रहे थे। और इसके अंदर देखो 0 भी डाल पा रहे हैं, यस। और क्या डबल भी हो रहा है, बिल्कुल। तो अब वैल्यू डाल के देख लो, 0 डालोगे तो आएगा 0, 1 डालते ही क्या आ जाएगा इसके अंदर 2, 2 डालते क्या आ जाएगा 4, 3 डालते ही 6, 4 डालते ही 8 और 5 डालते ही 10। 5 से ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, इस वजह से यहाँ पर ये होगा। तो आंसर सी। क्लियर? नेक्स्ट, यार मैं बार बार भूल जाता हूँ। नेक्स्ट, 5 हो गए थे हमारे पास, 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 बताओ, पी क्यू ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट। तो इसमें डायरेक्ट बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यों। तो इंटरसेक्शन निकालो पहले, कितने आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है ये बता दो। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 2 आएंगे, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 2। कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू, तो इसमें कितने हैं आपके पास बता दो, 5। इसमें भी कितने हैं आपके पास, 5 10। तो 5 + 5 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8। समझाया? क्या तो यूनियन निकाल के फिर काउंट करके लिखो, या तो डायरेक्ट सोचो। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया तो 1 बार उसको माइनस कर देंगे। ठीक,
पी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं, पी कॉम्प्लीमेंट, जो पी में नहीं है। तो टोटल एस में कितने हैं 15 और टोटल पी में कितने हैं 5। तो इसमें से इसको माइनस कर दो जरा, तो कितने बच जाएंगे आपके पास में 10। ऐसे ही इसको देख लो, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपके पास में टोटल 15 और इसमें कितने हैं 5, तो ये कितने आएंगे इसमें भी 10। द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, बताओ नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट हैं तो उनकी क्यूब्स भी क्या होंगी आपके पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट हमने कहा द सेट 2 रेज़ टू पावर x, जहां पर x क्या है आपके पास, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, बताओ। इनफाइनाइट होंगे, तो इनका जो सेट निकल कर आएगा वो भी क्या निकल कर आएगा, इनफाइनाइट। अच्छा ये बढ़िया सवाल था, यहाँ पे हमने देखा ऑल इंटीग्रल x, तो ऑल इंटीग्रल x सिर्फ इंटीजर की वैल्यू डाल पाएंगे, -1 -2 -3 या 0 1 2 3। अगर इसमें आंसर आपने यहाँ पे डाला इवन, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो 1 - 1 दैट इज आंसर क्या आएगा 0। और अगर ये डली पावर आपके पास ओड, तो ये क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही ये क्या बन जाएगा आपके पास में +1 दैट इज 2। लेकिन अगर 0 डाला तो तब भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, इवन वाली बात आएगी। तो इसका मतलब आपके पास हमेशा इसका आंसर क्या रहेगा 0 और 2। ठीक है। E इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर, O इज द सेट ऑफ पॉजिटिव ओड नंबर। देखो ये पॉजिटिव इवन नंबर है, ये पॉजिटिव ओड नंबर है, 0 नहीं है इसमें, पॉजिटिव इवन नंबर पॉजिटिव ओड नंबर। तो क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 मीन्स नेचुरल नंबर का सेट बन गया। तो क्या बनेगा आपके पास नेचुरल नंबर, समझ में आ गया। ये आया 2 4 6 8 सो ऑन, ये आ गया आपके पास 1 3 5 7 सो ऑन, और दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से शो ऑन चलेगा, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद देखते हैं अपन, इफ R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर, तो छोटा कौन सा है, तो बताओ छोटा कौन सा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर छोटा है, रियल नंबर बड़ा है। रियल में तो रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, मैंने कल बताया भी था पूरा नंबर सिस्टम, सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल, देन रियल नंबर्स, और रियल नंबर से भी ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था मैंने आपको नंबर सिस्टम। अच्छा तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आर सबसेट हो जाएगा किसका, बी ऑप्शन आएगा ना, आर इज सबसेट ऑफ ई, बराबर नहीं हो सकते कभी। इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर होते ही क्या है 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, बराबर हैं, ए ऑप्शन पॉजिटिव इंटीजर्स ना, समझ में आया, कोई बात नहीं हो जाता है, तभी तो मैं बार बार करा रहा हूँ, है ना। इसी चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए कि बच्चे को लगता है डर, उस डर को ही ख़त्म करने के लिए हमें डेली पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो इतना टाइम क्या, टीचर्स के पास नहीं है इतना टाइम। एक बार बताएंगे समझ में आ जाए ठीक है, ना समझ में आए तुम्हारी मर्जी, है ना, करो तो ठीक ना करो तो ठीक, उनको अपना कोर्स पूरा करना है, उनको बेचना है, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ को समझो कि जब हम यहाँ पे कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपको भी करना चाहिए बार बार। जब मैं कर सकता हूँ बीइंग अ टीचर 3 बार, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं 2 या 3 बार करवा सकता हूँ कोई चीज़ को, तो आप तो कर ही सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इफ़ आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें फंसे थे हम, फंसे थे मतलब थोड़ा सोचने में गड़बड़ कर रहे थे आप। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 साइड बराबर हो। मुझे सोच के बताओ, ऑप्शन वाइज सोचते हैं। आई मतलब क्या सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, बताओ, नहीं। क्या सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इक्विलेटरल होते हैं, नहीं। तीसरी साइड बराबर हो भी सकती है और तीसरी साइड बराबर नहीं भी हो सकती, तो इसका मतलब ये सबसेट तो नहीं है, ऐसे सोचो। अगला सोचते हैं, क्या सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो आइसोसेलेस तो होना कंपलसरी है, 2 साइड तो बराबर होंगी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गई बात। और इक्विलेटरल ये तो बराबर हो ही नहीं सकते, आइसोसेलेस सारे के सारे आइसोसेलेस इक्विलेटरल मतलब सेम तो हो ही नहीं सकते, तो बाकी तो बात ही खत्म होगी। अब सोचने का तरीका समझ में आ गया। क्या सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इक्विलेटरल हो सकते हैं, नहीं, सारे के सारे नहीं होते। क्या आपके पास जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो आइसोसेलेस तो होंगे, पहले 2 साइड तो बराबर होंगी तभी तो वो इक्विलेटरल बनेगा, तो इसका मतलब जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस तो होंगे ही होंगे।
ठीक है, तो ये आपको बढ़िया सवाल था प्रैक्टिस करने के लिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, देखे तीनों साइड बराबर है, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी आपने बात कर ली, और ये वाली साइड भी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो साइड बराबर लिया। ये तीसरी बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखो एक तो ये केस बन गया, ये तो मैंने लिख गया इक्विलेटरल। दूसरा केस लिखते हैं अपन, दैट इज आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस में एक केस तो ये बन गया दो साइड बराबर है बस, और एक केस ये बन गया जिसमें तीसरी साइड भी बराबर है। अब बताओ बड़ा कौन सा होगा? इक्विलेटरल है, तभी तो कह रहा हूं कि आइसोसेलेस में ये हो सकता है ना कि दो बराबर हैं। आप तो यही तो बात कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास, क्या कहा आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, वो उसका आइसोसेलेस होना, उसका आइसोसेलेस, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो होगा ही होगा ना, हम यही तो कह रहे हैं। तो यही तो सबसेट होता है कि अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं तो वो सबसेट है। तो हम यही तो कह रहे हैं सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होंगे? आइसोसेलेस तो होंगे ही होंगे। बताओ आगे बात समझ में? सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलेस तो होंगे ही होंगे, ये कॉन्सेप्ट था। हाँ, क्योंकि वो एक जैसा लगता है ना थोड़ा सोचने में, तो बढ़िया सवाल है, मार्क कर लेना इसको प्रैक्टिस करते टाइम, ठीक है, प्रैक्टिस करनी बार बार। नेक्स्ट, सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़े होंगे, जितने भी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या वो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं? यस। तो इसका मतलब ये जो आर है ये सबसेट हो जाएगा किसका? आइसोसेलेस का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। एन एन प्लस 1/2, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो खत्म ही नहीं होंगे, तो जब खत्म नहीं होंगे तो कैसा सेट? इनफाइनाइट सेट। यहां पर देखो 1 2 3, यहां पे कहा x बिलोंग्स टू a, मतलब x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 1 2 3 5 और 7। तो कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं? 5। तो इसका जो एक्स स्क्वायर वैल्यू भी आएंगी वो भी 5 ही आएंगी। तो अपन ने क्या कहा है यहां पर? 5 ही आएंगे। तो दोनों का नंबर बराबर हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। क्लियर यहां तक? a यूनियन a इज इक्वल टू, बताओ दोनों का यूनियन करेंगे, सेम सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वही आएगा। a इंटरसेक्शन a के साथ कॉमन b क्या आएगा? a ही आएगा अपने पास। a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने बताया अभी डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैंने क्या कहा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से फिर अपन ने और बात करी, ये मैं कर रहा हूँ ना, मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको इरेज करता हूँ ना जो लिखा हुआ, तो वो पूछता है कि भाई सेव करना है कि रहने देना है, तो मैं उसको कहता हूँ डिस्कार्ड करो, ठीक। देखो जरा, तो उसके बाद ये आ गया इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। ये बढ़िया सवाल है। ए यूनियन ई, और ई जो है वो बड़ा सेट है। सोचो यूनियन में कौन सा आएगा? बड़ा सेट आएगा, तो ई आएगा इसका आंसर। ए इंटरसेक्शन ई, जहां पे ई बड़ा सेट है तो इंटरसेक्शन में कौन सा आता है? छोटा वाला। तो छोटा कौन सा आएगा? ए। ठीक है यहां तक। इसके बाद ये देखो ई यूनियन ई, सोचो खुद का किसी भी सेट से अगर यूनियन करोगे तो क्या आएगा आपके पास? वही आएगा ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे कहा था ई सुपर सेट ऑफ ए, इसका मतलब ई बड़ा है ए छोटा है। और अब ई कॉम्प्लीमेंट वाला बाहर का एरिया, सोचो बाहर के एरिया में और इस ए के अंदर में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 5। ये हमने पढ़ा था। ई ए इंटरसेक्शन 5। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या? एम्प्टी सेट में और सेट ए में कुछ कॉम्प्लीमेंट आएगा? नहीं आएगा। ई क्या बोला है? ई इज द सुपर सेट ऑफ ए। कुछ फर्क पड़ेगा इस बात से? नहीं। तो इन दोनों में जब कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो ये आएगा आपके पास, दैट इज 5। ठीक है। नेक्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ई को बड़ा सेट बता रखा है, तो मैंने कहा था ई को ही क्या मान लेना आप? यूनिवर्स मान लेना। तो अगर मैं कहूं ये ई है आपके पास और ये आपके पास ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, ई। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अगर ई है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग दिस,
तो बताओ सबसेट इसमें क्या वैल्यू डाल सकते हैं कि ये ग्रेटर आ जाए 10 से? तो 1 डालेंगे तो छोटा आएगा, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे तो 10 ही आएगा। तो 6 डालने पर ये 11 हो जाएगा, 7 डालने पर, 8 डालने पर, 9 डालने पर। तो बताओ ये क्या आ जाएगा? 6, 7, 8, 9। दिस इज बी ऑप्शन। ठीक, अब ये लास्ट में ये निकाला था आपने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यहाँ तो गिवन था, इन्होंने बता नहीं रखा था, गिवन था, बट आपको पता भी होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले ए माइनस बी निकालना है। तो बताओ ए में से बी को माइनस कर दो, तो 1 इसमें है क्या? नहीं। फिर 2 इसमें है क्या? नहीं। 3 इसमें है, छोड़ दो। 4 इसमें नहीं है, तो 1, 2, 4। अच्छा, बी माइनस ए बताओ, बी में से ए माइनस करो, क्या 3 इसमें है? छोड़ दो। क्या 5 है इसमें? नहीं। क्या 7 है इसमें? नहीं। तो इन दोनों का यूनियन कर दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस इज 1, 2, 4, 5, 7। तो कौन सा आ गया? ये ऑप्शन। बताओ।